हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का भी लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग ग्राफ कवर करेंगे, ग्राफिकल कन्वर्जन्स होंगे, ठीक है ना। XT, VT, AT और जितने अनकन्वेंशनल ग्राफ है सारे मैं इसके अंदर बताऊंगा। तो अब इसकी शीट मैंने DPP अलग रखी हुई है। आप एक ग्राफ का लेक्चर पढ़ने के बाद फिर आप इस DPP को अटेम्प्ट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ग्राफ के अंदर सबसे पहली बात तो हमें इक्वेशन से खेलना आना चाहिए, ठीक है ना, कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, किस तरीके से इनको मैनेज करते हैं। तो चलो पहले मैं वो सिखाता हूँ आपको। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स से, और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मेरे पास आती है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम लोग इसके स्लोप पर पहले काम करेंगे। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन अब ये क्या होता है, कैसे देखा जाता है, इस पे मैं आपको सिखाता हूँ काम। देखो, स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले स्लोप देखते हैं। स्लोप जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं tan थीटा से, और होता क्या है पहले वो बताऊं। स्लोप x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल होता है। और इस एंगल की tan थीटा की वैल्यू को हम बोलते हैं स्लोप। तो ये जो tan थीटा होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्लोप। अब जैसे इसके एग्जांपल्स बताते हैं। तीन तरीके के जनरली स्लोप हम लोग देखते हैं। अब मान लो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ली, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रही है थीटा। अब इस थीटा की tan थीटा वैल्यू को हम लोग नाम देंगे इसका स्लोप। तो तीन तरीके की चीजें आती हैं। पहला, अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो 90 जैसे 30 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, कोई सा भी एंगल ले लो आप, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री कितना 1/√3, tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो स्लोप की जो वैल्यू होगी जब तक थीटा 90 डिग्री से कम होगा, तो ऐसी स्ट्रेट लाइंस का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप x एक्सिस से बनता है, और इसका स्लोप का वैल्यू तब तक पॉजिटिव रहता है जब तक थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्ट्रेट लाइन ये रही। अच्छा, इसमें यहाँ पर y है और यहाँ पर x है। मैं बार बार लिखूंगा नहीं, वो अंडरस्टूड है, ठीक ना। तो ये y x ग्राफ हम ड्रॉ करते चल रहे हैं। अब x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़े, और ये एंगल हमने देखा थीटा है, बट ये एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री है, यानी ये ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन है। तो वो लाइन जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऐसी लाइन का जो स्लोप होता है, यानी tan थीटा का वैल्यू होता है, ये tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है। अब इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि यार 90 डिग्री से बड़े वाले लाइन का स्लोप कैसे निकालें। जैसे इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ आपके मन में अगर डाउट रहा होगा तो वो भी अब नहीं रहेगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स में, पहला एग्जांपल ये ले लो। लाइन का जो एंगल दे रखा है आपको, वो एंगल दे रखा है सपोज करो 120 डिग्री। आपको इसका स्लोप निकालना है, तो हो गया tan 120 डिग्री। पर tan 120 डिग्री की वैल्यू तो आती नहीं, उसमें तो मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। बचने का एक आसान तरीका है, वो तरीका ये, आप ये छोटा एंगल निकाल लो। इस छोटे एंगल की वैल्यू हो गई 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। अब आप इसका स्लोप इस तरीके से लिखो, पहले साइन लगा दो माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन है। अब आप ये छोटा वाला एंगल ले लो, तो माइनस ऑफ tan अल्फा यानी tan 60 डिग्री, आंसर आ गया माइनस ऑफ √3। तो जब आप tan 120 डिग्री को भी सॉल्व करोगे ना, तो आंसर ये मिलेगा माइनस √3। तो बेस्ट ऑप्शन क्या था कि मैथमेटिक्स लगाए बिना हम सीधे सीधे उसको लिख लेते हैं, बट साइन हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो स्लोप का दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अब मान लो मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और इस स्ट्रेट लाइन का एंगल मैंने दे दिया, सपोज करो ये एंगल मैंने आपको दे दिया 135 डिग्री। आपको इसका स्लोप निकालना है, तो आप ये वाला एंगल क्यों लो, बेस्ट है ये वाला एंगल ले लो। ये 135 लिखा है मैंने। अगर ये वाला एंगल चेक करोगे तो ये छोटा वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 135, वैल्यू हो गया 45। अब स्लोप निकालो, तो अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस स्लोप का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ tan 45। tan 45 डिग्री का 1 हो गया, तो स्लोप का जो आंसर आ गया मेरे पास वो आ गया -1।
तो इस स्ट्रेट लाइन मेरे ख्याल से अब तो समझ आ ही गया होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन का जो स्लोप होता है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो मेन दिक्कत इसी में आती है ऑब्ट्यूज एंगल में, एक्यूट वाला तो सबको पता ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं थर्ड तरीके की स्ट्रेट लाइन पर जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो उसका बेटा एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस स्ट्रेट लाइन का जब आप स्लोप देखोगे तो वो हो जाएगा tan 0 और tan 0 की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमारे पास स्लोप का वैल्यू आ गया और वो स्लोप का वैल्यू मेरे पास आ गया 0 डिग्री के बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम अगला पॉइंट। तो आई थिंक स्लोप वाला वर्जन अब आपको स्ट्रेट लाइन का क्लियर होगा। तो 3 तरीके के स्लोप हो गए, कौन कौन से 3 तरीके के स्लोप, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 स्लोप। अब इसी तरीके से ये तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप था। अगर किसी कर्व में आप स्लोप निकालना चाहते हो, कर्व कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, पैराबोला हो सकता है जो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है ना, हाइपरबोला हो सकता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, एनी काइंड ऑफ ग्राफ, किसी भी तरीके का ग्राफ हो सकता है। तो स्लोप जब हम किसी कर्व्ड ग्राफ में निकालने की कोशिश करते हैं तो देखना क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई कर्व्ड ग्राफ है, ठीक है ना, मैंने कोई भी रैंडम सा कर्व बना दिया। अब आप इसमें स्लोप निकालना चाहते हो, आप कहोगे सर ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो बिल्कुल नहीं है, तभी तो उसका नाम कर्व रखा है। तो इस कर्व्ड ग्राफ में स्लोप 2 चीजों का निकलता है, एक टेंजेंट का और एक कॉर्ड का, ठीक है ना। तो पहले एक एक चीज पकड़ते हैं, कॉर्ड का स्लोप। तो कॉर्ड का स्लोप, अब ये क्या होता है, कॉर्ड वो लाइन होती है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है। तो मैंने मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, P और Q, दोनों को ज्वाइन किया और ये स्ट्रेट लाइन बना दी। तो इस PQ को हम नाम देंगे कॉर्ड। अब इसका स्लोप निकालने के लिए तो भाई हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और इसका स्लोप tan थीटा से डिनोट कर दिया और इस tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, जो कि बन गया अपना वही डेल्टा y, और बेस जो कि आ गया मेरे पास डेल्टा x। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड tan थीटा का वैल्यू हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है ये हमें एक पूरे इंटरवल की वैल्यू देता है, इसलिए ये एवरेज वैल्यू को इंडिकेट करता है। किसकी एवरेज वैल्यू, वो हम आगे ग्राफ में देखेंगे। तो फिलहाल बस इतना ध्यान रखना है कि कॉर्ड का स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x यानी राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेगा, ये हमें पूरे इंटरवल की वैल्यू निकाल के देगा, यानी एवरेज वैल्यू निकाल के देगा। इसी तरह इसी कर्व्ड ग्राफ में अब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट कौन हुआ, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन हुई जो इस कर्व्ड ग्राफ को किसी एक जगह पर, जैसे मैंने ये टच कराया, एक जगह पर टच करेगी। अब अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो आप इसका स्लोप निकालने के लिए ये जो देख रहे हो ना, जहां पर ये टच कर रही है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, इस टच करता हुआ ये छोटा सा ट्रायंगल जब हम मैग्नीफाई करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे इस छोटे से ट्रायंगल को, तो ये जो चीज है ये बहुत छोटी सी है, ये भी चीज बहुत छोटी सी है, मैं इसको अलग से यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं इसका मैग्नीफाइड व्यू यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये है इसका मैग्नीफाइड व्यू, अब समझना। तो ये थी हमारी वो टेंजेंट और मैंने बनाया एक छोटा सा ट्रायंगल, ये रिप्रेजेंट करेगा dy को और ये रिप्रेजेंट करेगा dx को। अब अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वही tan थीटा, बट अब ये tan थीटा बराबर हो जाएगा किसके, dy बाई dx के, और ये हमें ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। तो अब हमने कुल मिला करके 2-3 तरीके के स्लोप देखे। स्ट्रेट लाइन का तो एक ही जैसा स्लोप होगा tan थीटा, बट कर्व ग्राफ के अंदर 2 चीजों के स्लोप होंगे, टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप। कॉर्ड का स्लोप हमें एवरेज वैल्यू बताएगा, टेंजेंट का स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा। कॉर्ड का तो हमारा वही राइट एंगल ट्रायंगल से निकलेगा, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें dy बाई dx करना पड़ेगा। तो अभी तक ये स्लोप का कुल मिला करके हमारे पास रिजल्ट था। अब धीरे धीरे इन ग्राफ के अंदर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ग्राफ में आगे बढ़ने से पहले आपको जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं और फिर इसको कैसे यूज में लेते हैं।
इसी तरह पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की क्या होती है, डिक्रीजिंग ग्राफ की। सब धीरे 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 डिटेल से मैं बताते जाऊंगा, आप देखते जाओ। इसमें हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम ग्राफ के इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि एक्स टी को वी टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी टी को ए टी में कैसे करते हैं, ए वी को ए एक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ग्राफ की इंटर कन्वर्जन की स्टार्ट करूंगा, फिर हम एक एक ग्राफ के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। चलो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते किसको है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग क्लियर करना। लीनियर का मतलब होता है पावर वन, किसकी, दो वेरिएबल्स की। तो वो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल है x, तो इसकी पावर वन है, दूसरा वेरिएबल है y, इसकी भी पावर वन है। तो जब x और y की पावर वन वाली इक्वेशन होती है, ठीक है ना, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें m तो आप समझिए स्लोप को इंडिकेट करता है, जिसके तीन वैल्यूज होते हैं, कौन कौन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जो c होता है, ये c y इंटरसेप्ट को इंडिकेट करता है। अब y इंटरसेप्ट क्या चीज होती है ये भी मैं आपको बताऊं। y इंटरसेप्ट होता है कि लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है। तो y इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस को कट करने वाला पोर्शन। अब इसको मैं डायग्राम से दिखाऊं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है, तो y एक्सिस को ये इस जगह कट कर रही है। तो यहां से यहां तक का ये जो येलो कलर का पोर्शन है, ये हमारे लिए c का काम करेगा। अब जाहिर सी बात है ये ऊपर है, तो ऊपर का मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो इस c का जो साइन आएगा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी अगर लाइन y एक्सिस को ऊपर कट मारती है, अच्छा ये इंटरसेप्ट हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये दूरी इंटरसेप्ट का काम कर रही है। तो अगर लाइन y एक्सिस को ऊपर कट करती है तो उसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव मिलेगा। और देखते हैं, तो इसी तरीके से अगर लाइन ओरिजिन से चली जाए तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि ना पॉजिटिव को कट कर रही ना नेगेटिव को। तीसरा, अगर लाइन ऐसे कट करे तो अब इसका जो y इंटरसेप्ट होगा यानी c होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। सही है ना। तो आई थिंक अब c का रोल भी समझ आ गया होगा। तो c होता है y इंटरसेप्ट, लाइन y एक्सिस को कहां से कट मार रही है, वो अगर ऊपर से कट करेगी तो पॉजिटिव, नीचे कट करेगी तो नेगेटिव, ओरिजिन से चलेगी तो जीरो। अब हम क्या करते हैं, इन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो कोई कभी भी आपको y बराबर एम एक्स प्लस सी है और आपको इसकी इक्वेशन को ड्रॉ करना है। तो इसकी इक्वेशन ड्रॉ करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप c की वैल्यू चेक करो। तो चेक c। अब ये c तीन तरीके का होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। तो आ जाओ इधर साथ साथ में मैं इसकी इक्वेशन भी बनाते जाता हूं। तो अगर c पॉजिटिव है, ये हो गया c पॉजिटिव के लिए, तो लाइन यहां से शुरू होगी। अगर c जीरो है, मैं इसका कलर ही चेंज कर दे रहा हूं, तो अगर c जीरो है तो लाइन यहां से स्टार्ट होगी, और अगर c नेगेटिव है तो लाइन नीचे से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमेशा c चेक कर लो, इंटरसेप्ट इसका कितना है। अब दूसरे नंबर पर आता है, अब आप चेक करो m किस है। m भी तीन तरीके का मिलेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। पॉजिटिव तो लाइन एक्यूट, नेगेटिव तो लाइन ऑब्ट्यूज, समझ आ गया, और जीरो तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो गई एक्यूट वाली लाइन, ये हो गई ऑब्ट्यूज वाली लाइन, ऐसे ही समझ लो, ठीक है ना। तो ये जो लाइन आई एक्यूट वाली, ये जो लाइन आ गई ऑब्ट्यूज वाली, इधर का एंगल अपना 190 से बड़ा है, और ये लाइन आ गई एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली। तो एक्यूट, ये लाइन एक्यूट वाली हो गई, ये लाइन ऑब्ट्यूज वाली हो गई, और ये लाइन हमारी पैरेलल वाली हो गई। यानी अब हर एक
m की वैल्यू के लिए ग्राफ अलग तरीके से चलेगा। जैसे c पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे निकल जाएगी, तो ये हो गया m पॉजिटिव के लिए एक्यूट एंगल। m नेगेटिव है तो लाइन इधर चली जाएगी, m जीरो है तो लाइन ऐसे चली जाएगी। तो कितना आसान है स्ट्रेट लाइन की हमारी इक्वेशंस को ड्रॉ करना। अब इसी तरीके से हम C0 पर काम करते हैं। C0 है तो डेफिनेटली लाइन इधर से शुरू होगी, ऐसे ऐसे या ऐसे। ये m हो गया पॉजिटिव, m0, और ये आ गया m नेगेटिव। सिमिलरली अब इस C के लिए ड्रॉ करते हैं, तो थर्ड के लिए आप ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव, और यहाँ आ गया m नेगेटिव। तो आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लाइंस की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। अब एक दो एग्जांपल पकड़ते हैं और उसमें हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करके देखते हैं, देखें भाई आया या नहीं आया। जैसे एग्जांपल ये दे रखा है 2y + 3x = 4। अब पहले तो चेक कर लो स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं है, तो पहले पावर चेक कर लो। तो दोनों वेरिएबल की पावर 1 है तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन होगी। आप पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम 3x वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो -3x + 4, यहाँ से y का इक्वेशन बना -3/2 × x + 4/2। अब हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। 4/2 को आप काट पीट करके 2 लिख लो, ठीक। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए c हो गई, और ये जो चीज़ है ये हमारे लिए m हो गई। तो अब ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए बड़ा आसान काम है। तो अब पहले ये बताओ क्या देखें, m देखें या c देखें। तो पहले लाइन की शुरुआत देखेंगे कि शुरू कहाँ से हो रही है। तो c कितना आ रहा है 2, कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो लाइन यहाँ से शुरू हुई होगी और ये वैल्यू 2 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। m कैसा है नेगेटिव है तो लाइन ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो लाइन नीचे की तरफ आएगी क्योंकि इसका m नेगेटिव है, और इस m का वैल्यू हो गया -3/2। पॉइंट समझ आ गया। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने का तरीका होता है। एक दो और देखते हैं। कोई जरूरी नहीं y और x, आप पूरी फिजिक्स को यहाँ घुमा सकते हो। तो मैं धीरे धीरे करके अब आपको इक्वेशन सिखानी शुरू करूंगा। तो v = -4t + 3। अब हमें vt ग्राफ बनाना है, तो बनाना ही था, आ गया धीरे धीरे। तो vt ग्राफ बनाना है, v की पावर 1 है, t की पावर 1 है, तो ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन। अब कहाँ से शुरू करें, तो इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव है तो c की वैल्यू तो 3 हो गई, स्लोप का वैल्यू हो गया -4, तो ग्राफ इस तरीके से आ गया। तो m का वैल्यू आ गया -4, c का वैल्यू आ गया 3। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप यहाँ पे बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो। बस खाली ये चेक करना है हमारे दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। तो अब तो बढ़ा जाए आगे। तो अब तो आ गया होगा समझ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें ग्राफ मिलता है और ग्राफ से स्ट्रेट लाइन लिखनी होती है, ठीक है ना। तो अब ग्राफ से इक्वेशन अगर हमें ये लिखनी पड़े तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो सुनो। इसे लिखने का भी तरीका वही सेम सिंपल सा ही है। अब मान लो हमें इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास मैथमेटिक्स में तो देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक। तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे क्योंकि मेरे पास तो मैथमेटिक्स थी, ठीक। बट आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, तो अब उन लिमिटेड ऑप्शंस के हिसाब से हम काम करते हैं। ये नहीं कि पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ाना शुरू कर दूं मैं आपको, बड़े सिंपल से तरीके से काम करते हैं। दिया क्या क्या होगा उस पे आते हैं। हमें ये दूरी दे रखी होगी, सपोज करो ये x0 है, और हमें ये दूरी दे रखी होगी, सपोज करो ये y0 है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y = mx + c। और जैसा मैंने बताया सबसे पहले c की वैल्यू पकड़ लो। तो c की वैल्यू तो बेटा डायरेक्ट दिख गई, किसके बराबर हो गई, y0 के। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लिखते वक्त हमेशा c पहले पकड़ लो, c का वैल्यू हो गया y0। अब आपको चाहिए m यानी tan थीटा। अब आप इसका tan थीटा यानी स्लोप चेक करो, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन है तो मैंने बताया हम तो छोटा एंगल ही लेते हुए चलेंगे, साइन अपनी तरफ से लगा देंगे। तो कैसे साइन होगा इसका, नेगेटिव। तो नेगेटिव मैंने बाहर लगा दिया, तो इसका स्लोप पॉजिटिव tan थीटा की जगह ये मेरे पास आ गया -tan थीटा। और अब मैं इसका tan थीटा का वैल्यू डाल रहा हूँ, वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो -y0/x0।
तो दोनों चीजें हमने यहाँ पर निकाल ली, एक तो c निकल गया और दूसरा m निकल गया। अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो y इज इक्वल्स टू माइनस y नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वाई नॉट। ये हो गया हमारा जनरलाइज तरीका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने का। अब इसकी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल ये रहा, तो अब आपको अच्छे से ना स्ट्रेट लाइन आ गई है। इसी तरह मैं पैराबोला सिखा देता हूँ, पैराबोला के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर इंटर कन्वर्जन बड़े आराम से आ जाएंगे। अब देखना, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है मेरा वो ये कहता है ये a और ये t है। तो ग्राफ जो मैं देखने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो और आपको इस तरीके से इक्वेशन दे रखा है, ये जो वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ जो समय है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बोला गया कि इस at की इक्वेशन लिख करके दे दो, तो लिख के दे देते हैं कौन सी आफत आ रही है। तो at की इक्वेशन लिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन है, तो y इज इक्वल्स टू y की जगह आ गया a, m x की जगह आ गया t प्लस c। तरीका समझ आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन लिखने का मेथड हुआ। अब पहले हमेशा c की वैल्यू चेक कर लो, तो c की वैल्यू आपके पास हो गई ये और c हमारे लिए 4 आ गया। अब दूसरा काम m चेक कर लो, तो m अब ऑब्ट्यूस एंगल वाली लाइन है फिर से, तो m हो गया माइनस टेन थीटा। तो रिजल्ट आ गया माइनस ऑफ टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/2। तो आंसर आ गया -2। तो अब हमारे पास c आ गया, m आ गया, बस खाली पुट करने की बात रह गई है, तो कर देते हैं। तो a बराबर -2t प्लस 4। तो ये इसकी at की इक्वेशन हो गई। और आप देख सकते हो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, जो कि टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर लगाते हैं पैराबोला। अब पैराबोला भी इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब कैसे यूज करना है पैराबोला का, मैं आपको उसका एप्लीकेशन सिखाता हूं। देखो, पैराबोला में एक वेरिएबल की पावर 1 होती है, मैं लिख दूं यहां पर। तो एक वेरिएबल की पावर 1 होती है, या फिर ऐसे बोला जाए लीनियर होती है। एंड दूसरे वेरिएबल की पावर टू होती है। 2 बोल लो या फिर इसे क्वाड्रेटिक बोल लो। ठीक है, तो ये सिंपल पैराबोला का बेसिक प्रॉपर्टी रहा कि एक की पावर 1 रहेगी तो दूसरे की पावर 2 होगी। अब आगे सुनो, पैराबोला को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो पैराबोला ड्रॉ करने का हमारा तरीका ये रहता है कि पैराबोला, पहले मैं स्टैंडर्ड पैराबोला दिखा रहा हूं। तो ये इस तरीके का होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और ये जो चीज कहलाती है ये कहलाता है माउथ ऑफ पैराबोला। अब मैं सिंपल भाषा में ये बोलता हूं कि हमारे इस पैराबोला का मुंह वाई एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। तो पैराबोला का मुंह कहां की तरफ खुला हुआ है, वाई एक्सिस की तरफ। अब होता क्या है, पैराबोला में जिस एक्सिस की तरफ मुंह खुला हुआ हो उसकी पावर 1 होती है, दूसरे की पावर 2 होती है। मतलब पैराबोला जिधर मुंह खोलता है उसको खा जाता है, उसकी पावर को कम कर देता है। तो y की पावर हो गई 1 और x की पावर हमारी आ जाएगी 2। तो अब अगर आप पैराबोला की इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये मेरे पास आ जाएगी, जनरलाइज इक्वेशन लिख रहा हूं, वो हो गई y की पावर 1 प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2। तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर, जहां k कोई कांस्टेंट है जिसको हमें इक्वेशन में दिया होता है या फिर हमें निकालना होता है। अब मैथमेटिक्स में हम लोग इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से डिनोट करते हैं, पर वो आपके काम नहीं आएगा। आपको तो इसी तरीके का पैटर्न याद होना चाहिए, यही आपके काम में आएगा। तो y इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर हमारे पैराबोला की इक्वेशन हो गई। और देखते हैं, अब पैराबोला अगर नेगेटिव y की तरफ खुला हुआ, इस तरीके से पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ ओपन हो रहा हो, तो अब इक्वेशन जाएगी -y की पावर 1 इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर। तो मतलब जिस एक्सिस की तरफ है उस एक्सिस का आप साइन उठा के डाल दो। अब इसी तरीके से पैराबोला का अगर मुंह
एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ मिले तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पैराबोला का मुंह खुला हुआ है, तो अब x की पावर हो जाएगी 1 और y की पावर हो जाएगी 2, तो ky²। ये आ गया मेरा पैराबोला का इक्वेशन जब ये एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खोलता है। थर्ड ग्राफ। फोर्थ ग्राफ में अब पैराबोला का मुंह इस तरीके से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, तो अगर पैराबोला का मुंह नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है तो अब इसकी पावर हो जाएगी 1 और इसकी पावर हो जाएगी 2, तो अब इक्वेशन हमारी चली -x ky²। तो ये कुल मिलाकर के पैराबोला के अंदर इक्वेशन लिखने का तरीका हुआ। अब आप सोच रहे होगे सर ये k कैसे निकालेंगे, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये ले लो, देखना अब मेरे पास एक जनरलाइज्ड पैराबोलिक ग्राफ है, तो मैंने दे दिया ये पैराबोला है। कुछ जरूरी नहीं है मैं पूरा पैराबोला दूं, मैंने अभी आधा पैराबोला दिया और ये हमारी x और y एक्सिस को इन जगह पर टच कर रहा है। ये हो गया x बराबर 2 और इधर हो गया y बराबर 2, तो ये x और y एक्सिस को इन जगह पर टच कर रहा है। अब हमें इस पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, तो आप इसको फुल पैराबोला सोच लो। तो ये पूरा पैराबोला हो गया, दिया नहीं है बट आप इसको सोच तो सकते ही हो, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड पाथ से रिप्रेजेंट करूं, तो ये हो गया हमारा पूरा पैराबोला। पहले आप इसकी जनरलाइज इक्वेशन लिखो, कहां की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, y की तरफ, तो y की पावर 1 kx²। अब इशू है k निकालना, उसे निकालने का तरीका ये है, ये जो हमें x और y की वैल्यूज दे रखी हैं, एक कोई चार डालने के लिए थोड़ा ना दे रखी है, इसलिए दे रखी है ना, इनको पुट करो और k निकाल लो। तो हम k निकालने के लिए x और y को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की जगह डाल देंगे 2 और y की जगह डाल देंगे 2, तो 2 = k × 4 और k का वैल्यू आ गया 1/2 और पैराबोला की स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन आ गई ½ x²। तो ये पैराबोला की मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का करें क्या, ये कहाँ यूज में लेनी है, तो सुनो। मान लो अगर मैंने आपसे ये कहा कि मेरे को टेंजेंट का स्लोप निकाल करके दे दो भाई, इस जगह पर टेंजेंट का स्लोप बता दो, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ, ब्लू ले रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप बता दो, तो आपने फटाक से पहले तो टेंजेंट बनाई, ये आ गई उस जगह की टेंजेंट। थोड़ी सी करेक्ट कर दूं, हाँ अब प्रॉपर आ गई। तो अब इस टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना है और मैंने बताया था टेंजेंट का स्लोप आप देखोगे तो ये एक्यूट एंगल मिलेगा, सही है। अब निकालिए कैसे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, नाम भी डाल देते हैं इस पॉइंट का p, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p ये हो गया बेटा dy/dx। मतलब आपको एनी हाउ अब dy/dx करना पड़ेगा, वो तो तभी करोगे ना जब इक्वेशन लिखी होगी। तो इसलिए पैराबोला में कभी भी स्लोप निकालते वक्त इक्वेशन बड़ी जरूरी है। तो इक्वेशन लिखनी आई तो अब स्लोप लिख सकते हो, करना क्या है dy/dx कर दो। तो जैसे ही dy/dx करोगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/2, ये यहाँ से कट जाएगा, बचेगा x और x की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है ना 2 के बराबर, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया 2। तो हमारे पास इस जगह पर tan थीटा का वैल्यू यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 2 के बराबर आ गया। तो ये पैराबोला में लिखने का तरीका हुआ और स्लोप का मेथड हुआ। ये तो थी स्टैंडर्ड पैराबोला जो हमारे में सबसे ज्यादा रहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड, अब नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला वो कुछ इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर शुरुआत इनकी ओरिजिन से नहीं होती, ये कहीं भी बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ये रहे। तो इन पैराबोला को बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला। अब ये मैथमेटिक्स में हमें ज़्यादा काम में आते हैं, फिजिक्स में बहुत कम काम में आते हैं, बट ठीक है आप सुनो इसको भी। अगेन इसका मुंह भी y की तरफ खुल रहा है, तो y की पावर तो 1 हो गई, x की पावर 2 मिलेगी, पर अब 2 के साथ पूरी x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो खाली पावर 2 नहीं मिलेगी, x में पावर 2 के साथ पावर 1 और कांस्टेंट टर्म में मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये मिलेगा। तो ये हुई इस नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन। इसी तरीके से अगर ये चीज इधर की तरफ ओपन अप होती तो पैराबोला की ओपनिंग अगर x एक्सिस के पैरेलल होती तो फिर हमारी इक्वेशन बन जाती x की पावर 1 = ay² + by + c। तो ये होते हैं कुछ
नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला जिन पे हम लोग काम करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ और छोटे छोटे ग्राफ आते हैं जिनमें आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब स्ट्रेट लाइन आ गया, पैराबोला आ गया, हाइपरबोला और डिक्रीजिंग ग्राफ भी सिखा दे रहा हूं। फिर इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, हाँ 2-3 पार्ट रहेंगे इसके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, आपको ग्राफिकल कन्वर्जन सिखाने स्टार्ट करूंगा। तो देखो आप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इस तरीके की, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो दोनों की पावर 1 है पर दोनों इनवर्स में प्रोपोर्शनल है। ये ध्यान रखना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है पर अगर मैं इसके साथ कुछ ऐड कर दूं, x+2 कर दूं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में y मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या x मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। या फिर ऐसे बोला जाए, दोनों का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इसका जो yx ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरीके से, y के पैरेलल स्टार्ट होता है और x के पैरेलल खत्म होता है। कारण x 0 डालोगे तो y इन्फिनिटी मिलेगा, y 0 डालोगे तो x इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जाकर के इनको मिलते हैं। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, अब इसके बाद कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ्स आते हैं। ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ्स हैं इनकी प्रॉपर्टी बताऊं, जैसे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x तो आपने देख लिया, वो तो था अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो पहले उसे ही बना लो। तो ये था y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी इस ग्राफ का स्लोप भी बढ़ता चला जाएगा और ये और ज़्यादा स्टीपर होता चला जाएगा, यानी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और ज़्यादा ऐसा होगा। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं और आपको इनकी पूरी की पूरी बारात दिखा देता हूं। तो मेरे पास ये एक yx ग्राफ है और इस yx ग्राफ में अब मैंने शुरुआत करी यहाँ से, ये है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब मैं इसे आगे कंटिन्यू करते जाता हूँ, आप देखते जाना। अब जैसे जैसे ग्राफ और नीचे लेते चले जाएं इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, और एक आधा और ले लेते हैं अगर जगह है तो इस तरीके से एक आधा और ले लिया। तो मैंने यहाँ तकरीबन 3-4 ग्राफ कंसिडर कर लिया। अब इन तीनों चारों में समझना, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी इनवर्सली एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वेशन हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 4। तो इन ग्राफ को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती चली जाती है ये और ज़्यादा स्टीप मतलब और ज़्यादा फिसलने वाले होते चले जाते हैं, इनका स्लोप बढ़ता चला जाता है। तो कुल मिला करके अब हम लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया। स्ट्रेट लाइन, इलिप्स की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो जब होगी तब सिखाऊंगा आपको। स्ट्रेट लाइन आ गई, बनानी भी आ गई, आपको इक्वेशन भी लिखनी आ गई, स्लोप भी देखना आ गया। पैराबोला की इक्वेशन लिखनी भी आ गई, आपको उसमें स्लोप देखना भी सिखा दिया। हाइपरबोला भी आ गया, अब आपको डिक्रीजिंग ग्राफ भी आ गए। तो ये 4 ग्राफ अब हमारे मुट्ठी में आ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ग्राफिकल इंटर कन्वर्जेंस को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करूंगा। तो अभी मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।